गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो चैप्टर 7 हम एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर का पार्ट 5 आज हम करने वाले हैं। ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो, हमने सेपरेटली कंजप्शन फंक्शन देखा, हमने सेपरेटली सेविंग फंक्शन देखा। इवन वी हैव सीन द रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड सेविंग। लीनियर कंजप्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, लीनियर सेविंग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इवन डेरिवेशन क्या होता है कंजप्शन टू सेविंग, एंड सेविंग से हम डिराइव्ड कर सकता है कंजप्शन का ग्राफ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शंस दोनों का जो मेन रोल है, इवन टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन भी हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन क्या है, दैट APC and MPC, types of propensity to consumption, average propensity to consumption and marginal propensity to consumption. सेम वे हमने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव भी देखा, सेविंग भी देखा हमने, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अल्टीमेटली एवरेज की फॉर्मूला यहाँ पे थी, दैट यू कैन सी इन दिस स्लाइड, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। 1 क्यों आता है, तो ये भी यहाँ पे प्रूव किया है कि भाई 1 क्यों आया है। तो क्या एवरेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। एवरेज कंजप्शन है तो हम कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम लेंगे। अगर APS है, सेविंग है, तो हम सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम ले रहे थे। तो हियर वी कैन से दैट C डिवाइडेड बाय Y प्लस S डिवाइडेड बाय Y, और C प्लस S को तो हमने क्या बोल दिया, कंजप्शन प्लस सेविंग क्या है, इनकम। So here we are getting the formula of APC plus APS is equal to 1. Are you getting clear हो रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करने वाले हैं, APC पूछेंगे, गिवन APS होगा तो वी कैन कैलकुलेट। तो यहाँ से सेम वे ऐसे ही हमने फॉर्मूला फाइंड की, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। जो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड सेविंग का जो पार्ट है, तो यहाँ पे एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे हम, C डिवाइडेड बाई इनकम इफ़ कंजप्शन है तो, एंड इफ सेविंग है तो हम कैसे करते थे, सेविंग डिवाइडेड बाई इनकम। सेम वे मार्जिनल, इट मीन्स जो चेंज एडिशंस हो रहा है, MPC कैलकुलेट करना है तो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। इवन सेविंग है तो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। सो अल्टीमेटली हियर इट्स प्रूव्ड दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब मेन मेजॉरिटी यहाँ पे हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, कंजप्शन सेविंग सब आ गए। अब एक रिमेनिंग टॉपिक बचता है, रिमेनिंग पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट अब हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोड्यूसर्स किस हिसाब से इन्वेस्ट करता है। इवन इन्वेस्टमेंट की डिफाइन भी ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की है, सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस की है भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर में। बट फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन में यहाँ से रीड कर रहे हो, देखो दैट इन्वेस्टमेंट्स आर एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कैपिटल। से फॉर एग्जाम्पल मेरे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, मेरे पास 10 ट्रक्स हैं ऑलरेडी, एडिशन किया मैंने 11 ट्रक लिया ट्रांसपोर्टेशन का। अगर मेरे पास बिजनेस है, मैं ट्रांसपोर्टेशन का कर रही हूँ, 10 ट्रक्स है ऑलरेडी और मैंने 11 नंबर का ट्रक लिया, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग। मैंने इन्वेस्टमेंट किस में किया, ट्रक में। सो हियर इन्वेस्टमेंट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट, तो कि इन्वेस्टमेंट आर एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कैपिटल, और इट इज़ द एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द रियल कैपिटल स्टॉक। जो फिजिकल स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं, रियल स्टॉक में, रियल कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट में से जो अमाउंट बचती है उसको हम क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है ना. सो इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स. 3 डिफाइन यहाँ पे दी है. एडिशन टू द मेड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, ये हमने याद रखी थी. या तो वी कैन से दैट इट इज एक्सपेंडिचर ऑन रियल कैपिटल स्टॉक, या तो इट इज एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ द न्यू कैपिटल असेट्स. यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पढ़ना है. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है थियरी, उसके पहले हम इसका डिफरेंस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था, ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus I plus G plus X minus M. कंजप्शन बाय द हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स. जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे थे उसको हमने जी से डिनोट किया था. एंड जो नेट एक्सपोर्ट, इट मीन्स जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के ट्रांजेक्शन हो रहे थे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमने किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. 4 सेक्टर इकोनॉमी अगर पूछे, 4 सेक्टर इकोनॉमी, so AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. Even if 2 sector economy के बारे में डिस्कस करें तो AD is equal to C plus I. तो here I को हमने अज्यूम किया था that I is a autonomous investment. I is autonomous investment जिसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा था. जो हम पूरे चैप्टर में I को 100 उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू लेके हमने सारा कैलकुलेशन किया. नाउ रीज़न क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों हमने आई को यहाँ पे जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने जो कैलकुलेशन किया आई डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो आई को सिर्फ क्यों 100 रखा, क्यों कांस्टेंट रखा. तो ये इसका रीज़न है, उसको हमने ऑटोनोमस क्यों बोला. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट है बेसिस से, हम यहाँ से बेसिस से मैं रीड कर रही हूँ. फर्स्ट है इन्वेस्टर्स. अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कौन इन्वेस्ट कर रहेगा, हु आर द इन्वेस्टर्स. तो फर्स्ट है इट इज़ जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली. जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर. वाइल जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो कौन कर रही है, इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. सेकंड, प्रॉफिट मोटिव. तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉफिट. यहाँ पे ये मेन पॉइंट है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम क्यों कांस्टेंट ले रहे थे, बिकॉज हियर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉफिट. भले इनकम इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, आपके इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. आपके इट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. इवन भले प्रॉफिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सामने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपको एनकरेज करेगा बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट मोटिव. यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है या तो प्रोड्यूसर कर रहा है, इट मीन्स प्राइवेट कंपनी कर रही है, या तो गवर्नमेंट कर रही है, दोनों ही इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉफिट मोटिव. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी. इट इज़ इनकम इन इलास्टिक. हियर चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए जो ग्राफ बन रहा था एग्रीगेट ऑटोनोमस का, तो यहाँ पे जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या इन इलास्टिक. इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन इलास्टिक, जिसका इनकम के साथ कोई इफेक्ट नहीं आ रही है, अनअफेक्टेड है चेंजेस एट द इनकम लेवल. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे है दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट. ऑलरेडी वी हैव सीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. And the level of autonomous investment depends upon the fiscal policy of the government. इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा parallel to x axis. Expenditure on capital goods which is independent with the level of income, जिसके साथ
इनकम का कोई, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, उसको हमने ऑटोनोमस बोल दिया था, जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। आर यू गेटिंग? एंड देन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यू आर इन्फ्लुएंसिंग, इंड्यूस हो गए कि आप मोर इन्वेस्टमेंट करो, तो देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. When income increase, induced investment increases because it is totally influenced by the profit. यहाँ पे गवर्नमेंट का एज वेल एज प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव है प्रॉफिट. अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्यों कर रही है? फॉर द सोसाइटी वेलफेयर के लिए. प्रॉफिट हो कि ना हो, इनकम जनरेट हो कि ना हो, से फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड डैम ब्रिजेस जो भी बनाती है कलेक्टिव कंजप्शन के लिए, सोशल यूज़ के लिए, जनरल पब्लिक की फैसिलिटी के लिए, तो ये एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के ऐसे है जो विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉफिट. वेल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट भी इस हिसाब से इन्वेस्ट करेगी कि भाई उसका एटलीस्ट मोटिव है कि थोड़ा उसको प्रॉफिट मिले. गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी का तो होता ही है. तो जो मेट्रो ट्रेन बना रही है गवर्नमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे रही है, जिसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो इसमें इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉफिट. वाइल ऑटोनोमस में प्रॉफिट मोटिव नहीं है. ठीक है, तो हियर जो ऑटोनोमस का ग्राफ बन रहा था वो एक्सेस, इट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सेस बन रहा था. यहाँ पे कांस्टेंट है वैल्यू आई इज इक्वल टू हमने 100 अज्यूम किया था. वाइल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है वो बनेगा स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड साइड बनेगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन द इनकम इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. सो स्लोप अपवर्ड साइड बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आई यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? सो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर रही है, इवन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, बट ऑटोनोमस में जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली. एकदम क्लियर? नेक्स्ट लास्ट नंबर का पॉइंट था, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इनइलास्टिक है. वाइल यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव साइड जाएगा लेफ्ट टू अपवर्ड साइड, और पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ, इलास्टिक चेंज इफेक्ट आ रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब उसको भी हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू किन्स, जो हमने किन्सन की थियरी देखी है, अकॉर्डिंग टू किन्स द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट. द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई नए प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा सोच रही हूँ कि भाई मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है, बीइंग अ बिल्डर एक कंस्ट्रक्शन करना है मुझे, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो ये मेरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया. कई जगह अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वी आर कैलकुलेटिंग इन अ वे ऑफ टू फैक्टर्स. किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. मेरे पास ऑलरेडी एक लैंड पड़ी है, वहाँ पे मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, देन फिर मुझे वो बिल्डिंग सेल करना है ताकि मुझे इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट हो सके. तो यहाँ पे MEI एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे मैं टॉपिक कराऊंगी MEI. MEI का मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, marginal efficiency of investment is simply expected profitability of additional investment. एक लैंड पड़ा है मेरे पास, उस लैंड में मैंने ऑलरेडी A विंग बना दी है, B विंग बना दी है, अब मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट मुझे C विंग बनानी है. A विंग और B विंग के सारे फ्लैट सील हो गए हैं या तो रेंट पे चले गए हैं. अब आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई मनी ऑन बिल्ड ऑफ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग में बनाना चाहूँगी, एक बिल्डिंग में
खड़ा करूँगी, इन्वेस्ट करूँगी उसमें, और बिल्डिंग विंग सी उसको नाम दे दिया मैंने. So what is MEI is a simply expected profitability of additional investment. ए और बी विंग थी ऑलरेडी, अब मुझे सी विंग में इन्वेस्ट किया मैंने, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. सी विंग में बनाऊंगी तो व्हाट आर माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, and it is defined as the expected rate of return of an additional unit of capital investment. It is determined by the supply price and prospective yield. अब MEI पढ़ने के लिए हमें दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, विच इज सप्लाई प्राइस एंड सेकंड वन इज prospective yield. क्लियर है. तो MEI refers to the expected rate of return from an additional investment. MEI is determined by the two factors, which is supply price and prospective yield. अब what is supply price? पहले तो supply price clear करना है. So supply price, it refers to the cost of producing a new assets of that kind. It refers to the cost of producing of a new assets of that time. Supply price क्या है? It refers to the money cost of producing a new capital assets. It is known as replacement cost. जो सप्लाई प्राइस है उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं. हियर वी कैन से दैट उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग भी बोलते हैं. न्यू एसेट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. इट इज़ द प्राइस एट विच अ न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस्ड. एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ मशीन ऑफ रुपीज़ 10,000 रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड मशीन, तो यहाँ पे जो 10,000 हमने जो नया मशीन लिया है ओल्ड मशीन को रिप्लेस करने के लिए, 10,000 जो स्पेंड किया है नए मशीन में, एडिशन किया है हमने, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है न्यू एसेट्स बाय करने से, एट दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर को हम सप्लाई प्राइस बोलेंगे. आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है व्हाट इज सप्लाई प्राइस? तो आपको इतना याद रखना है कि भाई एक मशीन आपने बाय किया जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है. क्यों बाय किया? तो कि मशीन इज रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ ओल्ड मशीन, और जो ओल्ड मशीन को रिप्लेस किया विद द 10,000 अमाउंट से, उस अमाउंट को हम यहाँ पे बोलेंगे सप्लाई प्राइस. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोस्पेक्टिव यील्ड. प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है? तो कि यहाँ पे लिखा है दैट इट रिफर्स टू दी नेट रिटर्न. नेट रिटर्न इट मीन्स एक्सक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट. यहाँ पे आफ्टर द कॉस्ट हम सारा डेप्रिसिएशन सब कॉस्ट लेस करके जो नेट रिटर्न फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो MEI क्या है? MEI की यहाँ पे फॉर्मूला है दैट MEI इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय द सप्लाई प्राइस इनटू 100. अगेन MEI को हमने क्या किया है? तो कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर. फर्स्ट है सप्लाई प्राइस, जिसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि इफ आई बाय अ न्यू मशीन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10,000 विद द पर्पज ऑफ रिप्लेस्ड विद द ओल्ड मशीन, हियर 10,000 रुपीज़ जो है मैंने स्पेंड किए है जो न्यू मशीन, इट मीन्स मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये है मेरी सप्लाई प्राइस. नाउ व्हाट अबाउट द प्रोस्पेक्टिव यील्ड? देन प्रोस्पेक्टिव यील्ड इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न आउट ऑफ ऑल द कॉस्टिंग. अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद जो नेट रिटर्न मिलता है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल असेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम. उस मशीन की जो लाइफ है उसके लाइफ के अकॉर्डिंगली आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट जो हमें नेट रिटर्न मिलेगा वहाँ वो अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मशीन की हम वैल्यू लेके चल रहे थे कि इफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसीट्स ऑफ रुपीज 100 एंड 1,200, 1,200 एंड रनिंग एक्सपेंस विल बी 200. एक मशीन जो हमने 10,000 का बाई किया था, ऊपर रिप्लेस किया था 10,000 से,
उस मशीन में से फॉर एग्जांपल हमें 1200 रुपीज़ जितना रिटर्न मिल रहा है, उस मशीन में से हमें 1200 रुपीज़ जितना रिटर्न मिल रहा है आफ्टर एक्सक्लूडिंग माई कॉस्टिंग। से फॉर एग्जांपल मेरे कॉस्ट 200 रुपीज़ है, then what is MEI? It means what is marginal efficiency of investment? तो यहाँ पे पहले तो प्रॉस्पेक्टिव यील्ड कैसे फाइंड किया, तो क्या प्रॉस्पेक्टिव यील्ड हमने फाइंड किया है, नेट रिटर्न हमें चाहिए, यहाँ पे रिटर्न मिल रहा था 1200 रुपीज़, उसमें से 200 हमारी कॉस्ट थी, तो कॉस्ट हमने लेस कर दिया 1200 माइनस 200, तो हमें 1000 क्या मिला, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। 1000 क्या मिला, हमें प्रॉस्पेक्टिव यील्ड मिला। तो यहाँ पे MEI कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो कि प्रॉस्पेक्टिव यील्ड कितना मिला हमें 1000, हमारी सप्लाई प्राइस क्या थी 10,000 इंटू 100। सो आर यू गेटिंग MEI क्या है, MEI वो है 10% हमें मिलेगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिला हमें, 10%। समझ में आ रहा है। वापस MEI क्या है, तो कि MEI refers to the expected rate of return from the additional investment। उसको दो फैक्टर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। हमें पता होनी चाहिए सप्लाई प्राइस क्या है। सप्लाई प्राइस इट मीन्स ओल्ड मशीन के साथ या तो ओल्ड असेट्स के साथ न्यू असेट्स को रिप्लेस करना, रिप्लेस इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि भाई आप 10,000 का मशीन ले रहे हो, उसको ओल्ड मशीन के साथ रिप्लेस कर रहे हो, तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी उसको बोल सकते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई 10,000, इट मीन्स सप्लाई प्राइस हो गई 10,000। देन फिर सप्लाई प्राइस तो हमें मिल गई, MEI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100। तो ठीक है भाई, आपकी जो नई मशीनरी ली है उसकी वैल्यू 10,000 है, हियर वी कैन कैलकुलेट भी 10,000 आपने ओल्ड के साथ रिप्लेस कर लिया, सप्लाई प्राइस मिल गए। बट व्हाट अबाउट द प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो प्रॉस्पेक्टिव यील्ड वो नेट रिटर्न है। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका मंथली 1200 उस मशीन में से निकल रहा है, 1200 का रिटर्न मिल रहा है आपको, वो मशीन आपको एवरी मंथ 1200 अर्न करके दे रहा है, उसमें से 200 उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो 200 मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको हम माइनस करेंगे, 1200 मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हम माइनस करेंगे, इट मीन्स 10,000 जो हमारी सप्लाई प्राइस है, 10,000 जो हमारी सप्लाई प्राइस है उसमें से हमने क्या किया, 1200 रिटर्न मिला। 1200 रिटर्न मिला, इट मीन्स कैलकुलेट किस हिसाब से करेंगे, 1200 माइनस 200, 1000 हमें क्या मिल गया, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। तो यहाँ पे 10% हमारा MEI हो गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% हमें मिल गया। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब व्हाट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। It refers to cost of borrowing money for financing the investment. So here we can calculate there exists an inverse relationship between the ROI and the volume of investment. High ROI it means आपका जो rate of investment है वो ज़्यादा है, the investment spending will be less. बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे हम किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, देखो ROI क्या है, तो कि ROI है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में से आपको कितने % में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोरोइंग अमाउंट कितनी कॉस्ट से आपको लोन मिल रही है। तो ये हमने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा है कि से फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट में से 10% के हिसाब से लोन मिल रही है और मेरी MEI भी 10% है, तो यहाँ पे मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट करना वो फिजिबल है कि नहीं है। सेम वे हियर वी कैन कैलकुलेट, पहले तो ROI क्या है, तो कि इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वर्स रिलेशंस होंगे, इफ मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। इफ़ मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है
तो जो वॉल्यूम है इन्वेस्टमेंट का वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपका? ROI इट मीन्स जो इंटरेस्ट से मैंने बिल्डिंग बनाने का प्लान किया, लोन ली, बैंक से मैंने लोन ली, अब बैंक का लोन मुझे 8% में मिला और सामने मुझे मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी वो 10% आई थी। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया, जो प्रॉफिटेबिलिटी 10% आएगी एंड जो मार्केट का जो चार्ज है, जो कॉस्ट से मैं लोन ले रही हूँ, बोरोइंग कॉस्ट, वो मेरी 8% है। तो ये वी कैन से दैट ROI इज लेस देन MEI, MEI ग्रेटर होना चाहिए। वैन एवर इफ MEI इज ग्रेटर एट दैट टाइम हम उसमें ज़्यादा हायर लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ़ वी आर कंपेयरिंग ऑफ MEI विद ROI, तो here we can say that the profitability of an investment can be calculated by the comparing of MEI with the ROI. If MEI is greater, आपका जो profitability ratio है वो greater है compared to ROI, then investment is profitable. Then investment is profitable. जस्ट अभी हमने क्या बोला कि भाई आपका MEI 10% है और मार्केट में जो लोन लिया था वो 8% से है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 2% से क्या है, प्रॉफिटेबल है। क्लियर है? अगेन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ MEI विद द ROI. इफ MEI इज ग्रेटर देन ROI, if MEI is greater than ROI, an increase in investment will take place. If MEI ज़्यादा है, MEI greater है, at that time ROI परसेंटेज उसका कम आ रहा है, इट मीन्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज फ्रॉम M to M1, M से M1 तक इंक्रीज होगा। इफ़ MEI इज लेस देन ROI, ROI से लेस है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम है, देन डिक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट। इफ़ MEI इज इक्वल टू ROI, 10% इक्वल टू 10 आए है, 10% इक्वल टू 10 आए हैं ROI बाय 10% और प्रॉफिटेबिलिटी भी 10 आई, देन देयर विल बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। आप कुछ इसमें चेंज नहीं करोगे। Simply we can say that MEI refers to the expected rate of return, profitability है, whereas ROI is the cost of borrowing fund. कितने परसेंटेज, कितने रेट से आपको मार्केट से लोन मिल रही है, आपका बोरोइंग कॉस्टिंग क्या है और सामने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जस्ट उसका ही कैलकुलेशन है। MEI को हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, MEI इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड आफ्टर द कॉस्टिंग। हम जो अमाउंट रिटर्न हमें मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी जो मिल रही है वो कैलकुलेट करना है। सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100 एंड ROI जो मार्केट रेट है, जो बोरिंग कॉस्ट है वो। क्लियर हो रहा है? ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है दैट अ राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, वही सेम कंसेप्ट है। दिस इज बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इंक्रीजेज। मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कॉस्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे कंपेयर टू रेवेन्यू। तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वो फिजिबल नहीं है। सो इट इज़ सेड दैट इट इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशन क्यों है? तो कि ROI इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो डिक्रीज होगा। इफ़ ROI डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? हमने क्या किया आज? हमने डिस्कस किया अबाउट दी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स डिस्कस किए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो ऑटोनोमस, प्रॉफिट मोटिव से नहीं है वो। बट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो उसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट है, जो कौन कर रहा है? तो बिजनेसमैन, इवन गवर्नमेंट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको? एंड देन फिर हमने इन्वेस्टमेंट को, जो हमारा डिसीजन है न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, इट्स डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स, MEI एंड ROI। MEI भी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। MEI इज डिटरमाइंड बाय द 2 फैक्टर विच इज सप्लाई प्राइस एंड प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। उसका कैलकुलेशन भी हमने देख लिया एंड देन फिर कंपैरिजन भी देख लिया भाई MEI विद ROI हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों अफेक्ट कर रहा है ROI पे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और MEI और ROI कंसिडर करना है। ये जो नेक्स्ट
बाकी के रिमेनिंग पॉइंट है, रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।